दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जो फिश फार्मिंग करके रोडपति से करोड़पति बन गए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, फिश फार्मिंग करके आज इनके पास इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। इनके पास एक बड़ा सा बढ़िया सा बहुत ही अच्छा बंगला है। इसके अलावा इनके पास लगभग 50 एकड़ के से ज़्यादा के तालाब है। इनके पास 50 से 70 लेबर्स काम करते हैं और इनके और 3-4 और बिजनेस भी है। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, इन्होंने क्या किया और यहाँ तक पहुँचने में इनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जिनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये एक बहुत ही मामूली से और साधारण से गरीब इंसान थे। इनके पास नौकरी भी नहीं थी, खाने को पैसे नहीं थे। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से ये मुंबई आए थे। जब ये मुंबई आए थे तो इनके पास रहने को घर तक नहीं था। एक नौकरी मिली थी, ड्राइवर की नौकरी। जो पिकअप गाड़ी होती है ना, जो पिकअप महिंद्रा की बोलेरो पिकअप होती है, वो पिकअप चलाया करते थे। भाड़े लेके जहाँ पर भी ये जाते वहीं उस पिकअप में सो जाते। वो कहते हैं ना, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। बस यही हाल था इनका। न सोने को बिस्तर था, न रहने को घर था। पर एक दिन अचानक इन्हें एक भाड़ा आया। एक तालाब पे मछलियों का खाना डिलीवर करना था। ये डिलीवरी देने गए अपनी पिकअप लेके। जब डिलीवरी देने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो तब तक रात हो चुकी थी। तो इनका कोई घर वगैरह तो था नहीं, तो ये रात भर वहीं तालाब पर रुक गए। बंगाली लोगों को ना मछलियों का बहुत शौक होता है, मछलियाँ बहुत पसंद होती है। जब तक मांस भात नहीं खाते ना, तब तक इनका दिल नहीं भरता। और जब इन्होंने तालाब पर इतनी सारी मछलियाँ एक साथ देखे ना, तो इनको बहुत अच्छा लगा। और जिस गांव से, जहाँ से वेस्ट बंगाल से जहाँ से ये आए थे ना, वहाँ पर तो मछलियों का ही काम किया जाता है। इन्होंने देखते ही रातों रात ये फैसला कर लिया कि मैं भी यही काम करूँगा और अपना खुद का तालाब बनाऊँगा। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो ये फाइनेंसर ढूंढने लगे। एक से बात की, उसने मना कर दिया। दूसरे से बात की, उसने मना कर दिया। तीसरे से बात करी। एक्चुअली जब इंसान परेशान होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, एक गरीब इंसान होता है ना, तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट करने से डरता है, उसे कोई फाइनेंस नहीं करता। पर जब इंसान सक्सेसफुल होता है, बहुत पैसा होता है, एक अच्छा बिजनेस होता है, तो बहुत से लोग खुद अप्रोच करते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। पर इनके बेचारे के तो दिन बुरे चल रहे थे, तो इनके ऊपर इन्वेस्ट कौन करता। पर ये बिल्कुल भी हार नहीं माने। इन्होंने ठान ही लिया था कि इन्हें करके रहना है। और आखिरकार इन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढ ही निकाला जो इनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने को तैयार हो गया। बोले आप पैसे लगाओ, मेहनत मैं करूँगा। एक्चुअली इनका जो पार्टनर है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था ना, तो एक ट्रेडर ने मुझे इनके पार्टनर से मिलाया था। और जब मिलाते वक्त उस ट्रेडर ने ये कहा था कि ये भगवान जैसे इंसान है। आप सोचिए कि जिस इंसान के लिए इतना बड़ा शब्द यूज़ किया गया हो, तो वो इंसान वाकई में अच्छा होगा, तभी तो उस ट्रेडर ने इतनी बड़ी बात बोला। तो वो इंसान, इनके जो पार्टनर है ना, ये वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। उनके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बना के आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद दोनों निकले जगह ढूंढने के लिए। लगभग 8 एकड़ जितनी एक बहुत अच्छी जगह इन लोगों ने ढूंढ निकाली। और जगह लेने के बाद इन्होंने जेसीबी बुलाया। जेसीबी बुला के खड्डे करवाए। खड्डे करवा के उसमें इन्होंने पौंड बनाया। पौंड बनाने के बाद इन्होंने उसमें अच्छे से पानी भी भर दिया। जो भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको जो सेटअप की ज़रूरत थी, ये सारे सेटअप की ज़रूरत की चीज़ें ले आए। एक अच्छा सा सेटअप बना दिया। अब बात आई मछली के बच्चे खरीदने की। जब मछली के बच्चे खरीदने के लिए ये दोनों पार्टनर्स निकले, तो एक बहुत सारी जगहों पे इन लोगों ने बातचीत की होगी। बहुत सारी जगहों पे बातचीत करने के बाद किसी एक ट्रेडर के साथ में इनकी जम गई और उसके साथ में इन्होंने डीलिंग फाइनल कर दी। उसको 7 लाख रुपए दिए एक ट्रक भर के मछली लेने के लिए। जब 7 लाख रुपए दिए, वो इंतज़ार करते रह गए कि ट्रक भर के मछलियाँ आएगी। पर वो ट्रेडर जो था वो पैसे लेके भाग गया और आज तक उनको नहीं मिला। ना उनको वो ट्रेडर मिला, ना उनके पैसे मिले और ना ही वो ट्रक आई मछलियों के साथ। अब ये दोनों बहुत परेशान हुए। यहाँ वहाँ हर जगह उसको ढूंढने लगे। उसका फ़ोन बंद आ रहा था, कहीं उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कहीं पर वो मिल नहीं रहा था, कोई लिंक नहीं मिल रहा था उसका। जैसे तैसे इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि अब कहीं और से मछलियाँ लेके डाल देते हैं। कहीं और से मछलियाँ लेने के लिए ये लोग पहुँच गए सीधा कोलकाता। कोलकाता के एक अच्छी हैचरी से इन्होंने मछली खरीदे। मछली खरीदने के बाद ये खुद ड्राइवर भी थे।
तो ये बोले नहीं, पिछली ट्रक नहीं आई थी, अब मैं ट्रक के साथ ही आऊँगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये ट्रक में भी बैठ गए, क्योंकि ड्राइवर भी थे, बोले आधा रास्ता मैं भी चला लूँगा कोलकाता से मुंबई। ट्रक में बैठ गए, ट्रक के साथ ये अपनी ट्रक और मछलियों को अपने साथ ले आए। मछलियाँ लाए, मछलियों को लाके तालाब में इन्होंने डाला। तालाब में डालने के बाद कुछ ही दिनों में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मछलियाँ करके सारी के सारी मछलियाँ मर गई। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वाटर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वाटर प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो लाई हुई मछलियाँ सेफ रहेगी और जल्दी मरेगी नहीं। इन्होंने गलती करी, वाटर प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा ठीक से, इनकी धीरे धीरे सारी के सारी मछलियाँ मर गई। इन्होंने तालाब के लिए एक बड़ी सी जगह ले ली, बहुत बड़ी, 8 एकड़ जितनी जगह ले ली। पॉन्ड बनाने के लिए जेसीबी मंगवा लिया, जेसीबी का खर्चा कर लिया, उसमें भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। पहले गाड़ी माल जो इन्होंने 7 लाख रुपए का मंगवाया, वो ट्रेडर पैसे लिया, पैसे लेके भाग गया। दूसरी गाड़ी माल के लिए इन्होंने कहा कि मैं खुद वेस्ट बंगाल जाऊंगा। वेस्ट बंगाल जाके खुद अपने 7 मछलियाँ ले आए। अपने 7 मछलियाँ लाके इन्होंने तालाब में डाले, सारी के सारी मछलियाँ मर गई। अब जो इन्वेस्टर था ना, उसका काफ़ी सारा पैसा इन सब चीज़ों में खर्च हो गया, उसके पैसे ख़त्म हो गए, बेचारा परेशानी में आ गया। अब ये बेचारा जो था, ये तो पहले से ही परेशान था, एक मामूली सा ड्राइवर था, जेब में पैसे नहीं थे, खाने के भी रहने के भी वांदे थे। अब जो इन्वेस्टर जो पैसे वाला था, उसके भी पैसे ख़त्म हो गए और वो इन्वेस्टर भी बेचारा परेशानी में आ गया। बैठे बैठे सोचा और ये फैसला किया कि उसे ढूंढते हैं जो पैसे लेके भागा है, जो पहला ट्रेडर पैसे लेके भाग गया था, उसे ढूंढते। उसको ढूंढने के चक्कर में हर जगह ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंच गए कोलकाता। कोलकाता में गांव गांव गली कोना हर जगह ये लोग ढूंढ रहे थे। अब वो ट्रेडर तो मिला नहीं, इनफैक्ट वो ट्रेडर आज तक नहीं मिला। अब वो ट्रेडर तो नहीं मिला, पर उसके बदले इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि इनको इनका बचपन का एक दोस्त मिल गया। जब ये बचपन में कोलकाता के वेस्ट बंगाल के ही थे ना, वहाँ का बचपन का इनका एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया और पता चला कि अभी उसकी हैचरी है और वो मछली के बच्चे सप्लाई करता है। देखो ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तार मिलाता है। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। क्या कहते हैं, फिर से एक बार, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप हिम्मत तो करो, फिर देखो ऊपर वाला क्या करिश्मा दिखाता है। अपने दोस्त को इन्होंने पूरी कहानी और अपने प्रॉब्लम्स बताए। अब बचपन का दोस्त था, उसने भी दोस्ती निभाया, बोला कि आप जाओ, मछली के बच्चे मैं देता हूँ, बस सिर्फ गाड़ी भाड़े का बंदोबस्त कर देना, मछलियों के बच्चे के पैसे मुझे बाद में दे देना। अब उसने अपनी दोस्ती निभाया। अब गाड़ी भाड़ा जो होता है ना, वो कोलकाता से मुंबई तक गाड़ी भाड़ा, जो बड़ी ट्रक होती ना, उसका भाड़ा लगभग 1 लाख के आसपास होता है। अब इनके पास इतने पैसे तो बचे नहीं थे 1 लाख, फिर भी इन्होंने कहा कि इन्होंने हिम्मत दिखा के कहा कि ठीक है, आप गाड़ी भेजो, हम लोग गाड़ी भाड़े का बंदोबस्त करते हैं। अब वहाँ से एक उम्मीद की किरण जागी। वहाँ से जैसे तैसे लोग वापस आए। वापस आने के बाद में गाड़ी भाड़े के बंदोबस्त में लग गए कि 1 लाख रुपए का इनको बंदोबस्त करना है। बंदोबस्त करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, पर कहीं से बंदोबस्त हुआ नहीं। सर पकड़ के ऐसे बैठे थे। इतने में जो इन्वेस्टिंग पार्टनर था, इन्वेस्टिंग पार्टनर की वाइफ आई और उसने अपने जेवर दे के कहा कि ये लो, इसे बेच दो और अपना काम बना लो। जब भी वो लोग ये बात बताते हैं ना जेवर वाली, तो इन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी बुरा दिन था। उसके बाद उनके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। वहाँ से उनके दोस्त ने जो मछलियाँ भेजा, जब मछलियाँ आई, जो बच्चे थे वो इतनी हाई क्वालिटी के सीड्स थे और इतने अच्छे बच्चे थे कि पूरी गाड़ी माल में से पूरे 10% मछलियाँ भी नहीं मरी। इनको बहुत अच्छा लाभ हुआ उसके अंदर, और सिर्फ 10% से भी अंदर मछलियाँ मरी। जब आसपास के लोगों को पता चला कि यार इनके पास इतने अच्छे सीड्स आए हैं, तो सब आके देखने लगे, इनको पूछने लगे कि कहाँ से लिए, हमें भी बताओ, हमें भी चाहिए। इन्होंने कोलकाता अपने दोस्त को फ़ोन किया। फ़ोन करके उसको पूछा कि क्या रेट चल रहा है। दोस्त ने बताया कि वहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे का रेट अभी चल रहा है। रेट हमेशा चेंज होता रहता है ना, इसलिए हमेशा पूछते रहना पड़ता है। वहाँ पर रेट 1 रुपये 20 पैसे का कोट किया इनके फ्रेंड ने। इन्होंने सामने वाले को 2 रुपये 20 पैसा बता दिया। अब 2 रुपये 20 पैसा और 1 रुपये 20 पैसे में 1 रुपये का अंतर था। 1 रुपये के अंतर में इनको समझ में आ गया था कि इन्होंने लाया था ना वहाँ से ट्रक भर के मछलियाँ, तो इनको समझ में आ गया था कि वहाँ से यहाँ तक लाने का कितना खर्चा होता है, रास्ते में कितने टोल लगते हैं, कितना गाड़ी भाड़ा होगा, कितना एक्सपेंस होगा, और इनको भी 2 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्होंने डील फाइनल कर दी।
पहली डीलिंग इनकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब और भी लोग आने लगे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी बच्चा दिला दो, मुझे भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स दिला दो। और भी लोग इनके पास आने लगे। इनकी एक अच्छी रिदम बन गई। अब वहाँ से उनका जो फ्रेंड था ना, वो उनका फ्रेंड वहाँ से मछलियाँ लोडिंग करता और मछलियाँ ट्रक में लोड करके मुंबई भेज देता, और यहाँ पर ये पेमेंट कलेक्ट करते, डिलीवरी का ध्यान देते। इस तरह इनका एक और बिजनेस सेट हो गया मछलियों के सीड सप्लाई करने का। तो अब कुल मिला के इनके 2 बिजनेस हो गए। मछली का फार्म तो इनका था ही, जिसमें ये मछली पालन कर रहे थे। इसके अलावा एक और बिजनेस हो गया सीड सप्लाई करने का। यहाँ पर जो ये सीड सप्लाई करते तो लोगों से कैश पेमेंट लेते, और वहाँ पर जो उनका दोस्त जहाँ से मछलियाँ भेज रहा था, उनका दोस्त उनको कुछ दिनों का क्रेडिट दे देता। तो जो कैश लिया और वहाँ पर क्रेडिट में माल मिल गया, तो इनके हाथ में कुछ दिनों तक पैसे रहते। जो पैसे इनके पास रहते, उससे वो अपनी मछलियों को खाना खिलाते, और कुछ पैसे टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड के अकाउंट में भी डाल देते, ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस दोस्त ने इनकी हेल्प किया था ना, ये आज भी इतने सालों के बाद, लगभग इस बात को 3 से 5 साल के बीच में हो गए, और आज भी इतने सालों में भी वो सिर्फ और सिर्फ उसी दोस्त से मछलियाँ लेते हैं। जब किसी को सप्लाई करना होता है तो भी उसी से लेते, इनके खुद के तालाब में डालना होता है तो भी वो उसी से लेते। उस दोस्त के अलावा कोई कितने भी कम रेट में दे दे, ये किसी और से मछलियों के बच्चे कभी नहीं लेते। उसी तरह एक और बात इनमें ये है कि ये फीड की जब बात आती है ना, तो फीड भी ये सिर्फ और सिर्फ सीपी का ही लेते। सीपी पे इनको अंधा भरोसा है। सीपी के अलावा ये कोई फीड अपनी मछलियों को खिलाना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि हमारा पूरा कोलकाता सिर्फ और सिर्फ सीपी फिश फीड खिलाता है, और सीपी में जो ग्रोथ आता है उसके ऊपर इनको बहुत भरोसा है। ये सीपी के अलावा अगर कोई इनको कम रेट में भी दे देगा ना, तो भी ये कभी नहीं लेते। ये सिर्फ और सिर्फ सीपी ही खिलाते हैं। देखते ही देखते इनकी मछलियाँ भी बड़ी हो गई। जब मछलियाँ बड़ी हो गई तो ये अपनी मछलियों को बेचने लगे। मछलियाँ बेच बेच के सबको पैसे चुकाने लगे, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत कम थे ना, तो ये यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना बिजनेस चला रहे थे। तो जब मछलियाँ बड़ी हो गई तो ये सबको अपने अपने पैसे चुकाने लगे। पैसे चुकाने के लिए इन्होंने किसी को वादा किया था कि कल पैसे दूंगा, और कल ये मछलियाँ बेचने वाले थे। सुबह में जब ट्रेडर आने वाला था मछलियाँ लेने के लिए, तो ट्रेडर आया नहीं, बहानेबाजी करने लगा और इनको टांग दे दिया। अब इनको ना पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये ना डेयरिंग बहुत करते थे, और डेयरिंग का ही तो पैसा है। वो कहते हैं ना, उठ कमर बांध क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इन्होंने क्या किया, अब ड्राइवर तो ये पहले से ही थे, पिकअप गाड़ी चलाते थे। इन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो पिकअप गाड़ी का ड्राइवर था। बोले तेरी गाड़ी लेके आ जा। इनका दोस्त जो था वो पिकअप गाड़ी लेके आ गया। मछलियों को इन्होंने पिकअप गाड़ी में भर दिया। मछलियों को पिकअप गाड़ी में भर के ये पूरी गाड़ी ले गए दादर मार्केट। दादर मार्केट में जाके इन्होंने मछलियों को बेच दिया और वहाँ से कैश ले आए। जैसे ही इनके हाथ में पैसे आए, इनके दिमाग में एक और लाइन आ गई। बोले अब से ना ट्रेडर को नहीं बेचूंगा, खुद बेचूंगा, डायरेक्ट बेचूंगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ट्रेडर को बेचूंगा तो ट्रेडर भी बीच में कमाता है। अभी से क्या, डायरेक्ट बेचूंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। फ़ोन उठाया, अपने पार्टनर को फ़ोन लगाया, बोले आ जाओ, एक पिकअप गाड़ी खरीदना है। इन्होंने अपने पार्टनर को साथ में लिया और साथ में लेके शोरूम चले गए। वहाँ से एक पिकअप गाड़ी बुक कर ली। पिकअप गाड़ी अभी आई भी नहीं थी कि इन्होंने चारों तरफ मार्केट में घूम घूम के सारे रिटेलर्स और सारे होलसेलर्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उनको कांटेक्ट करके कहा कि कितने में मछली खरीदते हो। मान लो किसी ने कहा कि 110 रुपये में ख़रीदता हूँ, तो बोले 105 में दूंगा। अब ये तो दे सकते थे, क्योंकि ये तो तालाब वाले थे। तालाब वाला तो किसी भी रेट में बेच सकता है, क्योंकि उसका होम प्रोडक्शन है। अब तालाब वाले जो थे, तो ये बेचा करते थे मान लो 100 रुपये में। अगर 100 रुपये में किसी को बेच रहे हैं, किसी ट्रेडर को, ट्रेडर लेके जाके होलसेलर या रिटेलर को दे रहा है, तो वो 5-10 रुपये का तो गैप इनके पास था ही। रिटेलर ने कहा या होलसेलर ने कहा कि मैं 110 रुपये में ख़रीदता हूँ, बोले मैं 105 में दूंगा। अब रिटेलर खुश, बोले 5 रुपये सस्ते में मिल रहा है। ये भी खुश, क्योंकि इनको भी 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो था ना, इन्होंने बीच में ट्रेडर का जो मार्जिन था और ट्रेडर का जो बीच में कमीशन था या ट्रेडर की जो इनकम थी, उसका बेनिफिट उठाया। खुद पिकअप गाड़ी लिए और खुद पिकअप गाड़ी लेके वहाँ पर सप्लाई करने लगे। अब यहाँ पर ना 5 रुपये कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत छोटे लगते हैं, पर 5 रुपये से बहुत लंबा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि तालाब वालों के पास तो बहुत सारी मछलियाँ होती है। अब अगर 1 टन मछलियों पे सौदा हो,
तो 1 टन मछलियों पे 5 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। और उसी तरह अगर 100 टन मछलियों का डीलिंग हो जाए तो 100 टन मछलियों की डीलिंग पे इनको 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। और वहाँ पर जो रिटेलर या होलसेलर के 5 रुपये बच रहे हैं, तो 100 टन के डीलिंग के पीछे इनको 5 लाख रुपए का फ़र्क होगा। मतलब 5 लाख रुपए की बचत यहाँ और 5 लाख रुपए की बचत वहाँ, यानी कि कुल मिला के 10 लाख रुपए का डिफरेंस होने लगा। तो यहाँ पर ना अब इनके 3 बिजनेस हो गए। सबसे पहले ये फिश फार्मिंग तो कर ही रहे थे, फिश फार्मिंग का तो इनका मेन बिजनेस था। इसके अलावा ये सीड के डीलर भी बन गए, ये मछलियों के बच्चे भी सप्लाई करने लगे। वहाँ से मंगाते कोलकाता से और यहाँ पर सप्लाई कर देते थे। उनका एक और बिजनेस हो गया था। अब तीसरा एक बिजनेस खड़ा हो गया। तीसरा बिजनेस क्या हो गया? ये मछलियों को डायरेक्ट रिटेलर को या फिर होलसेलर को सप्लाई करने लगे। पर ये जो तीसरा जो बिज़नेस था ना, जो सप्लाई करने वाला बिज़नेस था, ये सप्लाई करने वाला बिज़नेस इनका ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि अब कोई भी तालाब वाला होता है ना, हर तालाब वाले की एक कैपेसिटी होती है। अगर मान लो मेरे पास 100 टन माल है, तो 100 टन माल मैं 1 से 2 हफ्ते या महीने भर में बेच सकता हूँ। अब बेचने के बाद फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो माल ख़त्म हो गया। अब अगर मैं दूसरी मछली के बच्चे डालता हूँ तो उसको बड़ा करने के लिए और टाइम लगेगा। तो उसी तरह इनका भी प्रॉब्लम हो गया कि ये बिज़नेस ज़्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि इनकी मछलियाँ ख़त्म हो गई। अब इनकी मछलियाँ ख़त्म हो गई तो ये सप्लाई कैसे करेंगे? अब इन्होंने क्या किया, आसपास के सारे तालाब वालों को ये कांटेक्ट करने लगे कि आपकी मछलियाँ कहीं और मत भेजना, मुझे देना, आपकी मछलियाँ मुझे देना, आपकी मछलियाँ मुझे देना, मैं ज़्यादा रेट दूंगा, मैं ज़्यादा रेट दूंगा। सबको ये 1-2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा देने लगे। और 1-2-3 रुपये जब कोई किसी फार्मर को ज़्यादा मिले तो जाहिर सी बात है कि जो रेट ज़्यादा देगा मछलियाँ उसी को बेची जाएगी। तो ऐसे करते करते ये बहुत सारे तालाब वालों के साथ में इनका कांटेक्ट हो गया और सारे तालाब वालों से ये मछलियाँ खरीदने लगे। अब देखते ही देखते इनके 4 बिजनेस हो गए। पहला बिजनेस क्या था? फिश फार्मर तो ये थे ही। इसके अलावा फिर ये सीड सप्लाई करने का बिजनेस इनका हो गया था। उसके अलावा ये अपने फार्म का माल डायरेक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेचने लगे। ये इनका तीसरा बिजनेस था। चौथा बिजनेस जो था, ये खुद एक ट्रेडर बन गए, तालाब वाले से लेके रिटेलर को बेचने लगे। पर यहाँ पर तीसरे और चौथे बिजनेस को मैं क्लब कर रहा हूँ, दोनों सेम ही हो जाते हैं। तो ये इन शॉर्ट ये एक ट्रेडर भी बन गए। अब ट्रेडर बनते ही यहाँ से भी इनको माल खरीदना है, वहाँ से भी उनको माल खरीदना है, यहाँ पर भी सप्लाई करना है, वहाँ पर भी सप्लाई करना है। एक पिकअप से क्या होगा? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने तुरंत एक दूसरी पिकअप ले लिए। दूसरी पिकअप का जैसे ही बिजनेस जमने लगा, इन्होंने एक और पिकअप ले लिए, फिर इन्होंने एक और पिकअप ले लिए। ऐसा करते करते आज इनके पास 18 पिकअप है। जी हाँ, 18 पिकअप है इनके पास। और ड्राइवर्स सारे के सारे इनके दोस्त थे। आपको मैंने शुरू में बताया ना, ये खुद भी एक ड्राइवर थे, पिकअप चलाया करते थे। तो इनके जान पहचान के जितने दोस्त अहबाब थे, इनके जितने जानने वाले थे जो पिकअप गाड़ियाँ चलाते थे, जो ड्राइवर्स थे, इन्होंने सबको फ़ोन किया, भाई मेरे पास आ जाओ, भाई मेरे पास आ जाओ, वहाँ क्यों काम कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ। इनके सारे दोस्तों को इन्होंने जमा कर लिया और एक ड्राइवर्स की टीम बना ली। आज इनके पास 18 पिकअप है और सारे के सारे ड्राइवर्स इनके दोस्त थे। एक और आदत बहुत अच्छी लगती है मुझे इनकी, वो ये कि जिस तालाब से भी ये मछली खरीदते हैं ना, उस तालाब पे ये कभी नहीं जाते। ये कभी किसी तालाब पे नहीं जाते, ये अपनी ही जगह पे बैठे रहते हैं। दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जब मछलियाँ खरीदना होता है तो वो पहले तालाब पे जाते हैं, मछली देखते हैं, काटा करते वक्त यानी कि वज़न करते वक्त, वेट करते वक्त वहाँ पर खड़े रहते हैं, ध्यान देते हैं, खुद गाड़ी में फिरते हैं। सब ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। पर ये कभी किसी गाड़ी के साथ नहीं जाते, कभी किसी कांटे पे खड़े नहीं रहते। इनके जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो ड्राइवर्स तो इनके दोस्त है। ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि कांटे पे खड़े रहना, वज़न का ध्यान रखना, सही सलामत खरीदना और उस मछली को सही सलामत रिटेलर के जगह तक पहुंचाना। ये अपने हर एक ड्राइवर से कहते हैं कि तेरा पगार तुझको दूंगा, पर अगर मछली खरीदते वक्त वहाँ पर खड़े रहेगा, वहाँ पर ध्यान रखेगा, मछलियों के कांटे पे, वज़न पे, वेट करते वक्त ध्यान रखेगा, मछलियों को सही सलामत अपने रिटेलर तक या होलसेलर तक पहुंचाएगा, मछलियाँ खरीदते वक्त भी, मछलियों को सफ़र में भी और मछलियों को वहाँ तक पहुँचा के वहाँ तक बेचने में भी, मतलब यहाँ से लोडिंग करते हुए भी और वहाँ से अनलोडिंग करते हुए भी, कांटे पे भी ध्यान रखना है, मछलियों को भी ज़िंदा रखने का ध्यान रखना है, मछलियों को सही सलामत पहुँचाना है और जल्दी से पहुँचाना है। अगर सारी बातों का ध्यान रखेगा
और दिलो जान से काम करेगा तो पगार तो दूंगा, साथ में एक्स्ट्रा बख्शीश भी दूंगा। यानी कि ड्राइवर भी खुश कि उसको उसकी सैलरी तो मिल ही जाएगी, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने की वजह से उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे। इस तरह इनके जितने ड्राइवर्स हैं ना वो भी खुश रहते हैं, क्योंकि बाहर दूसरी जगह पे काम करने से ड्राइवर को जो पैसा जो सैलरी मिलती है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसीलिए ड्राइवर भी दिलो जान से अपना काम करता है। तो इस तरह इनको कहीं जाके पर्सनल अटेंशन नहीं देना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं। सारा बिजनेस इनका फ़ोन पे हैंडल हो जाता है। अगर कुछ इमरजेंसी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो ही ये वहाँ पर जाते हैं। अब इनका लोकल बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था। कहीं से इनको पता चल गया कि दूसरे स्टेट्स में मछलियाँ महंगी बिकती है और वहाँ पर रेट ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर मुंबई में अगर 90 का रेट चल रहा हो तो वहाँ पर 120, 130 या कभी कभी 140 का भी रेट होता है। ये तुरंत अपने कुछ खास लोगों को लेके वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ के मार्केट में घूमने लगे, वहाँ के रिटेलर्स, वहाँ के होलसेलर्स को कांटेक्ट करने लगे, उनसे बात करने लगे, उनको बताया कि मैं मुंबई से भेजूँगा और बिल्कुल फ्रेश माल आएगा और पहुँचा के दूंगा, यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत सारी इन्होंने गारंटी ली। एक ट्रेडर उसमें से मान गया जो वहाँ का था, उसने कहा कि ठीक है 4 टन माल भेजो, अगर ज़िंदा आया तो ही पैसे दूंगा। अब यहाँ पर कोई और होता तो यकीनन वो डर जाता, क्योंकि 4 टन माल अगर रास्ते में मर गया तो कम से कम 4 लाख का नुकसान होगा। अब 40-50 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में 4 लाख रुपए का नुकसान, कोई भी सोचेगा, कोई भी डर जाएगा। पर इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने डेयरिंग दिखाई, ये गए और एक आइसर गाड़ी खरीद ले आए। अब आइसर का ट्रक लेके इन्होंने उसमें भेजा। इनके पास अल्ट्रा पिकअप तो पहले से थी, पर पिकअप में भेजना थोड़ा रिस्की था। इन्होंने कहा कि अगर पिकअप में दूसरे स्टेट तक भेजूं तो कम जगह में ज़्यादा मछलियां होगी और वो मरने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। आइसर जो होती है वो बड़ी होती है, एक ट्रक होती है बड़ी, उस ट्रक में ज़्यादा पानी आएगा। ज़्यादा पानी आने की वजह से मछलियाँ थोड़ी सेफ रहेगी और उसका एनवायरनमेंट ख़राब होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सबसे खास ड्राइवर को बुलाया। सबसे खास ड्राइवर को बुला के उसे समझाया कि देख, पहली डील है, पहली डील में हम लोगों को इतना दूर लेके जाना है, मछलियाँ मरनी नहीं चाहिए, पैसे का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और नाम भी ख़राब नहीं होना चाहिए। रास्ते में कहीं नहीं रुकना। अगर मछलियाँ सही सलामत ले गए तो तुमको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। जी हाँ, ये एक ट्रिप के ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे देते, हर एक ट्रिप के एक्स्ट्रा पैसे देते। यहाँ पर जब पहली बार भेज रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर सही सलामत पहुँचा दिया तो तुझे 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, जो सैलरी है वो तो दूंगा प्लस एक्स्ट्रा पैसे भी। ड्राइवर भी खुश हो गया, बोला कहीं नहीं रुकूंगा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप लेके जाऊंगा। ये बोले नहीं, रास्ते में रुकना है, हर 4 घंटे में रुकना है और पानी को चेंज करना है। इन्होंने रिस्क उठाया, कामयाब भी हो गए, माल को जिंदा पहुंचा दिया। वहाँ के जो ट्रेडर्स थे ना, जो होलसेलर्स और रिटेलर्स थे ना, वो भी खुश हो गए। मार्केट में एक बवाल हो गया कि सस्ता दे रहा है, सस्ता दे रहा है, हमारे यहाँ से के रेट से बहुत सस्ता दे रहा है। अब वहाँ के जो रिटेलर्स थे ना और जो होलसेलर्स थे वो भी इंटरेस्ट लेने लगे कि इनसे माल लूँगा। उन्हें इस बात से क्या लेना देना कि मछलियाँ कहाँ से है, मछलियाँ तो मछलियाँ होती है। अब एक मछली के पीछे उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा तो कई टनों के पीछे उनको कई ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस चक्कर में इनका नाम बनने लगा कि यार ये इतना दूर से भेज रहे और ज़िंदा भी पहुँचा रहे। तो इनको और बिज़नेस मिलने लगा। तो एक जो आइसर की ट्रक थी इनके पास, वो एक आइसर की ट्रक इनको कम पड़ने लगी। इन्होंने एक और आइसर की ट्रक ले ली, वो भी कम पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे अब और लेने लगे। आज इनके पास 6 आइसर की ट्रक्स है। आपसे कहा था ना मैंने कि इनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ नहीं हैं जो खर्चे करवाती है, जिसमें पैसे जाते हैं। इनके पास ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और ढेर सारी गाड़ियाँ हैं जो इन्हें कमा के देती है, जिससे पैसे आते हैं। अब इनके पास कितने काम हो गए। सबसे पहला इनका जो काम था वो था फिश फार्मिंग इनका बेसिक काम था। उसके बाद दूसरा काम इन्होंने क्या करने लगे, ये करने लगे सीड सप्लाई चेन भी इनकी बहुत अच्छे से जम गई। अच्छा, सीड सप्लाई के बारे में मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि सीड जो ये सप्लाई करते हैं ना, तो जैसे लोग अभी नंबर मांगने लगेंगे इनका, एक्चुअली बहुत बिजी रहते हैं और ये 5,000, 10,000, 50,000 मछलियाँ नहीं सप्लाई करते, ठीक है।
तो ये बड़ी बड़ी ट्रकें सप्लाई करते हैं। एक ट्रक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्रक में कम से कम 2.5 से 3 लाख बच्चे आते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर 2.5-3 लाख के बच्चों के ऊपर आपको चाहिए होगा तो ही आप इनसे कांटेक्ट करिए। और ये दूसरे स्टेट्स में बच्चे सप्लाई नहीं करते, बच्चे सिर्फ आसपास के जो इनके तालाब वाले हैं ना, जो इनके पहचान के हैं, ये उन्हीं को सप्लाई करते हैं, हर जगह पे सप्लाई नहीं करते। और इसके अलावा जो सेकंड बिजनेस अभी मैंने आपको क्या बताया, सेकंड बिजनेस इनका हो गया सीड सप्लाई करने का, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब थर्ड बिजनेस इनका क्या होगा, ये लोकली सप्लाई करने लगे, रिटेलर ट्रेडर बन गए। एक से फार्मर से खरीदे, रिटेलर होलसेलर को बेच दिया, लोकली ये ट्रेडर बन गए। फोर्थ बिजनेस इनका क्या होगा, ये बाहर भी सप्लाई करने लगे, आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट्स में बेचने लगे। यहाँ पर रेट डाउन है, ये दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, जहाँ पर रेट ज़्यादा है वहाँ पर ये मछलियाँ बेचने लगे। अब यहाँ पर काम अलग नहीं है, काम वही है, फिश फार्मिंग से रिलेटेड ही काम है, मछलियों का ही काम है। बस फिश फार्मिंग इनका बेसिक काम है, और फिश फार्मिंग के इर्द गिर्द आगे पीछे जितने काम है, ये उन कामों को भी बहुत अच्छे से करने लगे। इन दोनों पार्टनर्स ने बहुत मेहनत की। जैसे जैसे काम बढ़ने लगा, ये लोग और तालाब को भी बढ़ाने लगे। उसके बाद इन लोगों ने एक 18 एकड़ का तालाब ले लिया, उसके बाद एक और 12 एकड़ का तालाब ले लिया। ऐसे करते करते इनके तालाब भी ये लोग बढ़ाने लगे। एक अच्छा सा अपने अपनी फैमिली के और रहने के लिए एक अच्छा सा बंगलो भी लिया इन लोगों ने, बंगलो बना के लिया इन लोगों ने। उसके बाद इनके पास अच्छी पर्सनल एसयूवी कार्स भी है, उनके पास एक अच्छी सी बाइक भी है। इसके अलावा काम करने के लिए इनके पास तालाब पे कम से कम कभी भी हर महीने में इनके पास 50 से 70 लेबर रहते हैं। लेबर्स कभी कभी कम ज़्यादा होते हैं ना, कभी कोई गांव चला गया, कभी कोई आ गया, कुछ भाग गए, कुछ ऐड हो गए, कम ज़्यादा लेबर्स होते रहते हैं। तो हमेशा इनके पास 50 से 70 लेबर एनी टाइम रहते हैं। अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो इनके पास हर वक्त 25 से ज़्यादा ड्राइवर्स रहते हैं। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इनके पास 18 से ज़्यादा पिकअप व्हीकल्स है। इसके अलावा इनके पास 6 आइसर है। और मछलियों को तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, जब इतने बड़े बड़े तालाब है तो मछलियाँ कितनी होगी। कोलकाता में भी इन्होंने 2 आदमी को हायर किया हुआ है, वहाँ पर भी 2 आदमी इनके काम पे रखे हुए हैं। अब इनका बिजनेस तो यहाँ पर है, पर वहाँ के जो 2 आदमी हैं ना, उनका काम होता है कि यहाँ वहाँ घूमना, मछलियों के बच्चों को चेक करना, वहाँ से जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो बच्चे सही है या नहीं, और इसके अलावा लोडिंग करवाना, ट्रक का ध्यान देना, वहाँ के थोड़े बहुत जो पेपर वर्क्स होते हैं वो करना, वो सारे काम हैंडल करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी काम होते हैं, जैसे जाला खरीदना। मेन काम होता है लेबर्स को अरेंज करना। वो जो 2 आदमी वहाँ पर है वो इनके लिए सिर्फ लेबर्स देखते रहते हैं कि जो 2 लेबर चले गए तो 2-4 लेबर की और ज़रूरत पड़ेगी, 10 लेबर चले गए तो 5-10 लेबर की और ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर लेबर्स अरेंज करते रहते हैं, वहाँ से लेबर्स यहाँ पर भेजते रहते हैं। तो उन 2 आदमियों का काम सिर्फ यही है कि वहाँ के जो छोटे मोटे काम है वहाँ से हैंडल करना, ताकि इनको वहाँ पर ध्यान न देना पड़े। मछलियाँ तो इतनी हैं इनके पास कि क्या बताऊँ, पर पहले दूसरों की मछलियाँ बेचते हैं। बड़े स्मार्ट है, स्मार्टली बिजनेस करते हैं, अपनी मछलियाँ रखे रहते हैं, पहले दूसरों की मछलियाँ बेचते हैं। अगर मार्केट का रेट डाउन होता है ना, तो पहले दूसरों की मछलियाँ खरीद के, फार्मर की मछली खरीद के सप्लाई करते हैं, दूसरों की मछलियाँ सप्लाई करते हैं, अपनी मछलियाँ रखे रहते हैं। अपनी मछलियाँ रखे रहो, बड़े करो, खिलाते रहो, बड़े करो, खिलाते रहो, बड़ी होने दो। जब रेट हाई हो जाता है ना, तब अपनी मछलियाँ निकालने लगते हैं। नहीं समझे? मान लो जब रेट डाउन हो जाता है, 75 का रेट हो गया, अब 75 के रेट में ये अपनी मछलियों को नहीं बेचते, ये अपनी मछलियाँ रखे रहते हैं। जब इनको मछलियाँ बेचना होता है ना, तो ये दूसरे फार्मर से खरीद के ट्रेडर को देते हैं, दूसरे फार्मर से खरीद के ट्रेडर को देते हैं, अपनी मछलियाँ नहीं बेचते। जब रेट हाई हो जाता है, 95-100 तक रेट चला गया या उसके ऊपर चला गया, तब ये अपनी मछलियों को निकालते हैं, अब अपनी मछलियाँ दो। इनकी मछलियाँ तब फार्मर से खरीदना बंद करते, अपनी मछलियाँ खरीद के ट्रेडर को देते, ताकि उसमें भी इनको एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो जाए, 2 पैसा इनको एक्स्ट्रा मिले। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी ये सब कर सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो और आप भी आगे बढ़ सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, इफ़ ही कैन डू यू कैन टू। फिर से एक बार बोलता हूँ, इफ़ ही कैन डू यू कैन टू। याद रखिए, पर एक फ़र्क होता है, एक छोटा सा फ़र्क होता है कि इन्होंने डेयरिंग दिखाई, इन्होंने डेयरिंग की, इन्होंने हिम्मत से काम लिया, ये बिंदास आगे बढ़े और कामयाबी इन्होंने हासिल करी। पर हम लोग
हम लोग थोड़े से ना फट्टू टाइप के होते हैं, डरते हैं, स्टार्ट करने से डरते हैं, लॉस हो जाएगा तो डरते हैं, रिस्क उठाने से डरते हैं, पैसे डूब न जाए उस बात से घबराते हैं। पर ये ज़्यादा नहीं सोचते। देखिए, पैसा जो होता है ना वो डेयरिंग का ही होता है मार्केट में। हिम्मत करोगे तो तभी आगे बढ़ोगे, अगर हिम्मत नहीं करोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। हिम्मत करो, अगर आज हिम्मत नहीं की ना तो कभी नहीं कर सकोगे। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, कि सबसे बड़ी हार क्या होती है पता है? कि स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट करने से पहले ही डर गए, हिम्मत ही नहीं जुटा सके, कुछ कर ही नहीं सके। देखिए, फिश फार्मिंग है ना, बहुत आसान काम है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके सिर्फ और सिर्फ पानी का ध्यान रखना होता है। अगर आपने पानी का ध्यान रख लिया, आपने मछलियों को अच्छे से खिला लिया, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि डूब चुके थे खुद, तो जो जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो कुछ थे ही नहीं बेचारे, एक मामूली से ड्राइवर थे। पर इनका जो इन्वेस्टिंग पार्टनर था, एक गाड़ी में नुकसान हो गया, दूसरी गाड़ी में नुकसान हो गया, तीसरी, ऐसे करते हुए ये इन्वेस्टिंग पार्टनर भी डूब चुके थे। लेकिन एक गाड़ी माल इनका सक्सेस हुआ। जो एक गाड़ी माल जो इनका सक्सेस हुआ ना, तो पिछली 2-3 गाड़ियों का जो इनका नुकसान हुआ होगा ना, वो सारा के सारा कवर हो जाएगा। क्योंकि एक गाड़ी माल में कम से कम, एक ट्रक की बात कर रहा हूँ मैं, एक ट्रक में कम से कम 2.5 से 3 लाख बच्चे आते हैं। अगर 2.5 से 3 लाख बच्चे आपके सक्सेसफुल हो गए ना, तो आप गिन नहीं सकोगे इतना पैसा आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि हिम्मत हारने वालों की नैया कभी पार नहीं होती। हिम्मत हारने वालों की नैया कभी पार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि उठ कमर बांध, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। थैंक यू।